बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है साल 2025। हुकूमत ने 2024 में जिस तरह पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है वो तो सब पर वाज़ेह है, लेकिन आज इमरान खान के हुक्म के बाद एक ऐसा अमल दरामद हुआ है कि पाकिस्तानी कौम जो आपस में दस्तो गिरेबां थी, बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई थी। बिल आखिर ये मामला हल हुआ है। ये 2025 की इमरान खान की हदायत के मुताबिक पहली बड़ी ही आम पेशरफ सामने आई है, खुशखबरी सामने आई है। इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो आज मोहसिन नकवी की तरह उन्होंने बड़ा आज जो है वो एक बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया है, बहुत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। पेशावर को मैदान जंग में तब्दील किया गया है। मुजाहरीन पर किस तरह पुलिस जो है वो हमला आवर हुई है, इस सारे मामले पर भी बात करनी है। बिलावल सरकार का एक फार्म 45 के अंदर जो डाका डाला गया है, फार्म 47 के डाके पे तो आपको इल्म है कि ये सारी हुकूमत इस वक्त कायम है। उस डाके की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धज्जियां उड़ गई हैं। ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर फायर वॉल जो लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर आप मदद करेंगे। आप देखिए, पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ 2008 के अंदर फरवरी में, वो एक कौमी डाका था। वो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई, वो पाकिस्तानी कौम की तौहीन की गई। उसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे, उसमें उस वक्त की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने मिलकर ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खेल खेला। तहरीक इंसाफ जो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी, उसको जो है वो मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका हुआ है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही। पाकिस्तान के जो मसाइल की जड़ है वो पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की वो तौहीन है। अब आज एक केस था और ये केस फार्म 47 से मुताल्लिक नहीं, वो तो एक खुला और नंगा डाका था, लेकिन एक और फार्म 45 का एक डाका जो है वो डाला गया और उसके तहत जो है पीपल्स पार्टी का बंदा था और उसको जितवाया गया। और ये मामला आया है बुनियादी तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पहुंचा है। अब इसके अंदर जो है वो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया है, ये क्वेटा के अंदर ये पीबी 45 है, 15 पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ ये मीर अली मदद जतक की अपील खारिज की गई है। उसने अपील की। अदालती फैसले में कहा गया है कि तकनीक की बुनियादों पर हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला जो जस्टिस अब्बासी साहब ने लिखा है, बड़ा सुनहरी और तारीखी फैसला है। यही वजह है कि मामलात को नीचे डिले किया जा रहा है और फार्म 47 के तहत भी जो एक्चुअल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये फैसले आने हैं, कोशिश की जा रही है इतने में हाई कोर्ट्स के जजेस की अंदर तादाद में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी 34 जजेस जो है वो पूरे कर लिए जाए ताकि बैलेंस जो है वो खत्म हो जाए। मौजूदा जो जजेस हैं इंडिपेंडेंट आइन पसंद जजेस, चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, जस्टिस मलक शहदाद हूँ, जस्टिस आयशा मलक हूँ या जस्टिस अब्बासी हूँ, तो इनके सामने अगर मामला आएगा तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी पकड़ी जाएगी, कादी फायद ईसा की 2 नंबरियां पकड़ी जाएंगी, निगरान हुकूमतों की और ब्यूरोक्रेसी नंगी हो जाएगी। तो उसके बचाना है, तो इसलिए नीचे जो ट्रिब्यूनल हैं वो अभी लेट उनको एक्टिव किया गया है। फिर अभी भी उसके अंदर लिटिगेशन है और वो 5 साल बाद औकात पूरे हो जाते हैं और बाद में फैसले आते हैं। बाद के फैसलों पर किसी ने लानत भेजनी है। जिन लोगों ने ये बाकायदा तौर पर वोट दिए हुए हैं वो अब अगर वो चाहें, जजेस चाहे ना, तो 2 + 2 4 की तरह फार्म 45 मंगवाएं, बाकी जो उम्मीदवार थे मंगवाएं और ये फैसला जो है अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त फार्म 47-45 का चक्कर है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ये इतना अपाज, निकम्मा, फजूल, नखट्टू किस्म का निजाम है जिसके अंदर चूंकि वो चाहते ही नहीं है ये मामला हल हो। इन जजों से बेहतर है पंचायत का जो बाबा है वो जल्दी फैसला कर देता है और दूध का दूध और पानी का पानी करता है। लेकिन यहां पे ये अंग्रेज सरकार का दिया हुआ एक ऐसा निकम्मा निजाम है जो मजीद आगे उसको जो है वो कर दिया गया। अब इसके अंदर जो है जो धांधली हुई है ना वो बड़ी टेक्निकल है।
अदालती उज़्मा ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उजरदारी पर कानून शहादत के तहत शवाहिद भी रिकॉर्ड करने का इख्तियार रखता है। तकनीकी बुनियादों पर हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उजरदारी कानून के मुताबिक दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में इंतखाबी नतीजा मुरतब करते हुए मुबैना बेजाबतगियों की भी निशानदेही की और कहा कि बगैर पोलिंग अमले ने साजबाज के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्द-ओ-बदल किया है। पोलिंग अमला देखे ना। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के रुकन अली मदद जतक उनकी रुकनीयत खत्म कर दी है और उनके मुकाबले के अंदर पीटीआई का बंदा नहीं था बल्कि वो मोहम्मद उस्मान है मुखालफ उम्मीदवार, उनको जो है वो उन्होंने जितवा दिया है। अच्छा, 15 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो फॉर्म 45, ये फॉर्म 47 नहीं 45 के अंदर ये ड्रामेबाजी की गई है। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या है? बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जिसमें कहा गया कि पोलिंग अमले ने साजबाज के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्द-ओ-बदल की दरखास्त गुजार मीर अली मदद जतक के 4912 वोटों में फॉर्म 45 के जरिए इजाफा किया गया। अच्छा, मुखालफ उम्मीदवार मीर मोहम्मद उस्मान के वोट 1623 ही रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के अंदर ये किया गया फ्रॉड। अच्छा, इसके अंदर कहा गया है कि ये 4912 वोट जायद डलवाए गए, 195 वोटों को 5107 किया गया। ऐसे होता है, यानी ये 195 वोट है, चूंकि पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर 0 वोट मिले और बस 7-3 लगाकर 300 कर दिया गया। ये इस तरह का ब्लंडर सामने आया फॉर्म 45 में। अमला जब साथ मिला हो 2 नंबर, ये हुकूमत है पूरी और इसी पे, लेकिन इस पे ना बिलावल को शर्म आएगी, ना आसफ जरदारी को शर्म आएगी और ना इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है और जो सूबाई अमला है उसको शर्म आएगी। यानी ऐसा बेशर्मी का निजाम है जो 2024 में सब नंगे होने के बावजूद भी डटाई और बेशर्मी के साथ जो है वो इख्तिदार के ऐवानों के अंदर बैठे हैं, बल्कि वो भाषण दे रहे होते हैं कि बिलावल अगला जो हुक्मरान है वो है। भाई अफसोस है आपकी शख्सियत पे। अच्छा, अब एक बड़ा मसला हल हुआ है जिसपे मैंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि ये मसला हल करो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी वो इस पे एक्टिव हुए। कल अगरचे कराची के अंदर जो है वो मैदान जंग कराची को बनाया गया, बिलावल सरकार ने वहां पे बड़ा सख्त ऑपरेशन किया, फायरिंग हुई, जख्मी हुए लोग और उसको जो है वो पुरतशद्दद मामलात के अंदर धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन आज ये मामला जो है वो हल हुआ है और मुआहदा हो गया है। जो पारा चनार का मसला है, दोनों फरीकैन जो है उन्होंने मुआहदा कर लिया है, उन्होंने नुकात पर इत्तफाक कर लिया है। लाइसेंस वाला जो असला है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि अहले तशरीह कम्युनिटी को ये है कि हम यहाँ पे असला तो जमा करवा देंगे, बंकर भी खत्म कर देंगे, उसके बाद इनको तो तालिबान 3 तरफ से, अफगानिस्तान है तो इनको तो मदद इधर उधर से आ जानी है, तो हमारा उस वक्त क्या बनेगा। तो ये मामला है। अब ये मैं नुकात चंद आपके सामने जल्दी रख सकता हूं। एक बहुत बड़ा ये ग्रेटर बगैर शिया सुन्नी फसाद फैलाने का मंसूबा या उसकी हवा देने की कोशिश हो रही थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा मसला हल हुआ है जिसके असरात पूरे मुल्क के अंदर बड़े खतरनाक निकलने थे। इमरान खान ने पिछले 3 दिनों से मुलाकातों के अंदर कहा है कि गंडापुर ये फौरन मसला हल करो और ये मसला अब जो है वो हल हुआ है। नंबर 1, इसके जो नुकात हैं जो इत्तफाक हुआ मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। नंबर 1, जिला कुरम के मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। आज फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ एक आम पेशरफ्त है। इस आम पेशरफ्त का खैर मकदम करता हूँ और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है ये मुआहदा कुरम के मसाइल की पायदार हल के लिए एक मजबूत फ्राम जो है वो फराम करेगा। खुश आइंद बात है कि फरीकैन के दरमियान मुआहदा, ये गंडापुर साहब बयान दे रहे हैं, मुआहदे पर दस्तखत करने पर फरीकैन का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये हुआ है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि कुरम के अवाम को मसाइल, इसमें कहा गया कि सारा असला जमा करवाएंगे, लाइसेंस वाला असला बरकरार रहे और पश्तून रवायात के मुताबिक जो है ये मसला हल किया गया है। कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी अंदाजा उसको दूर किया जाएगा, अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा, वहां पे जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखा जाएगा और ये बताया गया है कि लाइसेंस बंकर जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और दोनों फरीकैन जो है वो उनके तकरीबन 45 जो लोग हैं उनके इस पर दस्तखत हुए हैं
اور اس مسئلے کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ حل کیا گیا ہے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ایک بہت ہی اچھی جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئی ہے اس معاملے کے اندر. ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت ہی خطرناک یہ سچویشن تھی جو ایک پیدا ہونے جا رہی تھی. اچھا, دوسرا جو معاملہ ہے نا وہ آج گنڈا پور نے کیا ہے. بلدیاتی نمائندے ہیں, وہ چلیں جس جماعت کے بھی جتنے جیتے ہیں, پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی تھی. اب عمران خان کا جو ویژن ہے جمہوری, وہ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو فعال ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہنشاہی یا بادشاہتیں جو عرب ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی ہیں, یہ کیوں قائم ہے, وہاں پہ لوگ جمہوریت کے لیے جو جلوس ہے وہ کیوں نہیں نکالتے. ان کو جو وہاں لوگ رہتے ہیں پاکستانی, ان کو اندازہ ہے کہ ان کا سارا جو سسٹم ہے وہ بلدیہ چلا رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایم این ایز ایم پی ایز کے سامنے جا کے دھکے کھائیں. وہ الٹیمیٹلی جو ادارے ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ امریکہ, ترکی, جتنے یورپی ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ بھی سارا جو اصل کام چل رہا ہوتا ہے, جو ایم این ایز, یہ ایم پی ایز یا سینیٹرز, یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں, یہ بنیادی طور پر ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے. ان کا کام یہ گلیاں, نالیاں, سڑکیں, کھمبے لگانا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر یہ سارے کام رشوت کے طور پہ, سیاسی رشوت کے طور پہ ایسے کروائے جاتے ہیں کہ ایم این اے, ایم پی اے کے محتاج یہ لوگ رہیں اور ان کے شکر گزار رہیں. ان کے بچے بھی, نوکریاں بھی اسی طریقے سے سفارش کلچر کے ذریعے لی جاتی ہیں. کوئی ایس ایچ او, کوئی پٹواری, کوئی جونیئر کونسل کا سیکٹری, وہ خود کام نہیں کرے گا, یا دھڑلے سے رشوت لے گا, یا کوئی تکڑا بندہ اس کی سیاسی سفارش کرے گا تو پھر کام ہوگا. آج کل تو سفارش کے ساتھ رشوت بڑی ضروری ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو بلدیاتی نظام بڑا عام ہوتا ہے. اور عمران خان چونکہ مغرب کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بلدیات جو ہے ان کو اختیارات ملنے چاہیے. پہلے بھی اپنے دور حکومت میں عمران خان نے کوشش کی, لیکن یہ مافیا جو ہے یہ کامیاب نہیں ہونے دیتا. ایسا ہی ہوا. اب آپ دیکھیے کہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے پشاور کے اندر, اور انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس نہ فنڈز ہیں, نہ اختیارات ہیں, اور آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ وہ ریڈ زون, بھائی ریڈ زون تو یہاں بھی تھا, آپ کو ابھی گولیاں 26 نومبر کو چلی اور آج آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ گولیاں جو ہے وہ اگر آپ بھی ریڈ زون بنا دیں گے اور آگے اگر عوام آ جائے گی تو کیا ہوتا. لیکن وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے, بدترین شیلنگ, گرفتاریاں, لاٹھی چارج, تشدد, یہ پشاور کے اندر رپورٹ ہوا ہے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی محسن نقوی اور گنڈا پور آپ کے اندر کیا فرق ہے. وہ بھائی یا تو آپ یہ موقف اپنائیں کہ بھائی انتظامیہ جو اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا ہے, یا وہ جو اس وقت چیف سیکٹری ہے, وہ میری پہنچ کے اندر نہیں ہے, وہ میرا جو ہے وہ دسترس میں نہیں ہے, میری بات وہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات پھر علیحدہ ہوتی ہے, ان کے خلاف پھر ایکشن لیں اور وفاق کو کہیں بھائی یہ آپ کا کیا در ہے, اس پہ بھی آپ بات نہیں کرتے. آپ کرم ضلع کا جو ڈی سی ہے وہ تبدیل نہیں کر سکے, لیکن آپ نے شور بھی نہیں مچایا, اچھے بچوں کی طرح آپ خاموش رہیں. تو خاموشی کو کیا آپ کی جو امپلائڈ جو ہوتی ہے رضامندی وہ سمجھا جائے. تو اب یہ جو کام یہاں محسن نقوی نے چلیں, گولیاں نہیں چلی, اور وہ بہت بڑا یہاں تو خطرناک قسم کی درندگی ہوئی, لیکن آپ کیا ہم کر رہے ہیں بھائی, ان کی بات سنیں, ان کو آپ بولیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کمیٹی بنائیں, ہم بات کرتے ہیں. تو عمران خان کا ویژن بھی یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں. مقامی سطح پر جتنی دیر تک بلدیات افیکٹو نہیں ہوتی, لوگوں ملکوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک جینوئن چیز ہے, آپ کو بلکہ رول ماڈل بننا چاہیے اور ان کو اختیارات کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو پرامن طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بھی اگر ریڈ زون بنا کے اور اندر آپ نے نہیں آنے دیا تو یہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس پر علی امین گنڈا پور کی ضرور کلاس لیں گے, اور جتنے مخالف ہیں اس وقت, ان کو جو پی ٹی آئی مخالف ہیں, ان کو یہ موقع ملا ہے کہ بھائی دیکھا ہے, پھر ہمارا بھی ریڈ زون آپ نے کراس کیا تھا, یہاں وفاق کی حکومت کا تھا, تو وہاں آج آپ نے بھی تو وہی کیا ہے. ممکن ہے یہ کروایا گیا ہو, لیکن اس پہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کو اپنا جو ایک سچویشن ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مظاہرین پر جو پولیس کردی ہوئی ہے, جس طرح باقی صوبوں کے اندر بلاول زرداری کی حکومت میں یہ قابل مذمت ہے, تو علی امین گنڈا پور کی حکومت میں بھی یہ قابل مذمت ہے. اور یہ اس پہ جو ہے وہ ان کو اپنی کلیریفیکیشن بھی دینی ہے, معذرت بھی کرنی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ عمران خان کا جو نام ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.